देखो एड्रिनल मेडुला बच्चा दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को क्या बुलाता है? इपिनेफ्रिन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इपिनेफ्रिन बुलाया जाता है। और नॉर एड्रिनलिन को क्या बुलाता है बच्चा? नॉर इपिनेफ्रिन बुलाया जाता है। ये बात ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चा इपिनेफ्रिन के बारे में जैसे हार्मोन की तरह काम कर रहा है, इपिनेफ्रिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। इपिनेफ्रिन, अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं, इपिनेफ्रिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो ये कैसा है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो बच्चा इपिनेफ्रिन हमारा एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा। इपिनेफ्रिन हमारा एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है ना? हम हार्मोन से पढ़ रहे हैं, चलो हार्मोन की बातें करते हैं। बच्चा यह एड्रिनल मेडुला से हार्मोन जो निकलते हैं, इन्हें कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है बच्चा? कहाँ दिया भाई साहब? तुम इधर आ जाओ बच्ची। भाई साहब नाम नहीं ऐड किया क्या? नाम ऐड नहीं किया भाई साहब, हटाना शुरू हो गया। कैटेकोलामाइंस बोला था यार। देखो हाँ दिया हुआ तो है, रंगीन नहीं किया हुआ इसको। हाँ, जो हार्मोन एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन निकलता है, उसे कंबाइनली क्या नाम दिया था बच्चा? कैटेकोलामाइन। ठीक है ना? अब बताओ एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकला था, उसे कंबाइन क्या नाम दिया गया था? एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकला था ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एग्जांपल है। एल्डोस्टेरॉन तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। जिस तरीके से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को कैटेकोलामाइंस बोला गया ना कंबाइनली, तो उन तीनों को एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड, देखो कल ही तो पढ़े थे कॉर्टिकॉइड्स। आपके माइंड में बार बार कॉर्टिसोल आया, कॉर्टिसोल नहीं होता बच्चा, कॉर्टिकॉइड। यानी ये बात को मैंने कल पॉइंट आउट भी करवाया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन्हें कंबाइनली क्या नाम दिया जाता है? कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। ठीक है ना? उसी तरीके से एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले सारे हार्मोन्स क्या होता है बच्चा? क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइंस। बच्चा कैटेकोलामाइंस यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में ही निकलती है, हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में निकलेगा। ठीक है ना? इसीलिए बच्चा, या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, जनरली स्ट्रेस में ना कॉर्टिसोल निकलता है, इसलिए एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। जिस तरीके से कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन बोले थे, उस तरीके से कॉर्टिसोल का दूसरा नाम क्या है बच्चा? एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी है। एड्रिनल मेडुला से जो भी हार्मोन्स निकलेंगे बच्चा, इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं। किस समय निकलेंगे बच्चा? इमरजेंसी सिचुएशन में निकलेंगे। या तो आप बहुत ज्यादा तनाव में रहेंगे, या फिर डर में रहेंगे, या फिर भय में रहेंगे। डर भय एक ही चीज हुआ। गुस्से में रहेंगे, तो उस समय हमारा बॉडी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में सीक्रेट हो रहा है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इसीलिए क्या बोला जा रहा है बच्चा? इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। और इसे बच्चा 3F हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना? 3F हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं बच्चा? या तो उसे टैकल कर सकते हैं, फाइट करेंगे, नहीं तो दुम दबा के निकल लेंगे, है कि नहीं? इसीलिए इसे बच्चा हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोल सकते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ जाना, फ्लाइट मतलब भाग जाना उस जगह से छोड़ करके, एंड फाइट मतलब उससे मुकाबला करना। ठीक, फ्राइट, एक एफ का मतलब होता है फ्राइट, भय। ठीक है ना बच्चा? 3F हार्मोन के भी नाम से हम जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन का एक एक्स्ट्रा यूज क्या है बच्चा? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती है। कैसा होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती है। पॉइंट आउट रखोगे ना बच्चा? अब जैसे देखो, इसका फंक्शन याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, इसका फंक्शन ऑलरेडी आपको आता है। अब एक इमरजेंसी सिचुएशन आप यहाँ पे बना लो, कोई यहाँ पे जंगली जानवर आ जाए, क्या आ जाए बच्चा?
जंगली जानवर आ जाए, तो आपको बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो तो नो डाउट सीएनएस भी इन्वॉल्व होगा और साथ ही साथ हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होगा, दोनों मिलके आपको उस सिचुएशन से कोप अप करने में मदद करेगा, उस सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेगा। तो जैसे यहाँ पे कोई जंगली जानवर आ जाए, सपोज दैट शेर ही लेते हैं, छोटा जंगली जानवर नहीं लेते, शेर लेते हैं, आप क्या करोगे पहले, चलो किसे ले ले, जंगली भेड़िया ले लेते हैं। अगर बंदर ऐसा नहीं होता है, देखो कोई जंगली जानवर सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखे हुए जंगली जानवर को इमेजिन करना बिल्कुल, तो आप अचानक से क्या होगा बच्चा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाई साहब अचानक से ये क्या हो गया, है कि नहीं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्या करे क्या नहीं, कंफ्यूजन दिमाग में चला जाएगा। आप आंख फाड़ फाड़ के देखोगे, भाई साहब कै पैर होता है, सर तो पढ़ाए थे 2 पैर 4 पैर, सही में 4 पैर है। एक बार शेर खूंखार जब दहाड़ेगा, थोड़ा सा खूंखार जैसा दिखाएगा, तो आप आंखें और फाड़ फाड़ करके देखोगे, भाई साहब जितना ज्यादा शेर का इन्फॉर्मेशन जाए, किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, थोड़ा सा रेस्टिंग में है या अगला में अटैक करने वाला है, यानी उस समय आपको उस सिचुएशन से कोप अप करना है। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए क्या, भाई साहब भूख लगी हुई तो फिर भी दौड़ना है, तो आपके बॉडी में एनर्जी की डिमांड सडनली बढ़ गई क्या, तो एनर्जी की सडनली डिमांड बढ़ेगा तो क्या ग्लाइकोजन का टूटना होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा, क्या प्रोटीन भी टूटेगा, लिपिड भी टूटेगा, और सब के सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और बॉडी को एनर्जी देगा। अचानक से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, भाई साहब खिड़की खोल के कूद जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं। जैसे लोग सुनते हो ना बिल्डिंग में आग लग गई, लोग छत पे से कूद जाना शुरू करते हैं। अचानक छत पे से कूदने के लिए कहो किनारे में जाने में डर लगता है, लोग ऐसे कहेंगे, लेकिन जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो अक्सर आप न्यूज में सुनते हो लोग बिल्डिंग पे से कूद जाते हैं। अचानक से इतना पावर कहां से आ गया, अचानक से इतना जोश कहां से आ गया, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। यानी क्या कर रहा है वहां पे भी, भाई साहब बिल्डिंग से कूदना भी जान बचाने के बराबर ही है। कल बोला था कि आग में रहोगे तो भाई बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भाई कूद गए तो बच जाओगे, रिस्क है कि नहीं, चलेगे तो ऐसे भी जाना था ऐसे भी चले जाओगे, लेकिन अगर बच गए तो हाथ पे तो फिर जुड़ ही जाना है। तो सेम चीज, यानी प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा आपका, यानी आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लाइट आपके आंखों में जाएगी उतना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उस ऑर्गेनिज्म का, यानी प्यूपिली डायरेक्शन। बच्चा नेक्स्ट क्या है, अलर्टनेस, आप क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, ठीक है ना। पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाना, जितने भी शरीर के बाल हैं जब कुछ ऐसा बात होते सोचते हो अचानक से पाइलो इरेक्शन होती भी है। नेक्स्ट भाई साहब ठंडी में ही पसीना आना शुरू हो जाएगा, कुछ गलत करके देखो पता चलेगा फिर एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, इसलिए एसी में ही पसीना आना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट, अब अचानक क्या गलती हुआ छोड़ो, ये सब बातें एक बात की बात है। हार्ट बीट बच्चा क्या होती है, अब अचानक से बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ना, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज आया है, उसका रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तब तो एनर्जी मिलेगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड के लिए बच्चा हार्ट का पंपिंग और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट जिस कैपेसिटी से कर रहा है वो भी बढ़ जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में जरा जा करके देखना, भाई साहब धक धक यहाँ वाली यहाँ अपने आप सुनाई देती है महसूस करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सुनाई देने लग जाता है। एंड बच्चा सांस तो ऑब्वियस बात है, रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ी, यानी ओवरऑल क्या कर रहा है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, नहीं तो भागने के लिए कह रहा है कि भागो। वो डिपेंड करता है सामने कौन है जैसे नेक्स्ट, तो ये एनर्जी क्या करे, एनर्जी कैसे देगा बच्चा, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या करेगा बच्चा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा टू इंक्रीज द ग्लूकोज इन ब्लड, ऑब्वियसली बात है। एंड बच्चा लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस भी कहलाएगा, यानी ब्लड में प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। कैसे, प्रोटीन टूटा है, अब वह अमीनो एसिड में टूटा होगा और अमीनो एसिड वापस से ग्लूकोज बना लेगा, है कि नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, फैटी एसिड्स भी ग्लूकोज में बन जाएंगे, तो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के। तो यानी बताओ इसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने में मदद नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, सभी कर रहा है। यानी बच्चा इसके अलावा कुछ और भी अगर फंक्शन आ जाए, क्या यह एड्रेनलिन का फंक्शन है, तो अब बस इमेजिन करना सामने शेर है, क्या हमें वो जान बचाने में मदद करेगा वो फंक्शन, अगर करेगा ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा मैं कुछ फंक्शन और बता दे रहा हूं,
एड्रेनलिन क्या करेगा, आपके जो रेस्पिरेटरी रेट है उनको तो बढ़ा ही देगा, आपके डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कम कर देगा। भाई साहब उधर शेर है, आपको मुंह से लार चलेगी क्या, भाई साहब कुछ खाने पीने का मन करेगा क्या, नहीं ना, तो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन क्या कर देगा, बढ़ाएगा या कम कर देगा, स्टॉप कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर, सामने शेर कहोगे आते हैं बाथरूम से फिर भागते हैं क्या, भाई अब भागो बाद में देखा जाएगा बीच में रास्ते में कहीं मिला जगह तो कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करेगा, स्फिंक्टर का बच्चा यूरिनरी स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, सब मतलब भूख प्यास सब बंद, भाई जब प्यास भी नहीं लगेगी उस समय, है ना। ओवरऑल क्या फीचर रहेगा बच्चा, भागना है वहां से, जितना तेज भाग सकते हो उतनी ही ज्यादा रहेगा। और जैसे बच्चा बताना जरा, ये हमारा ओसोफेगस का जो मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको क्या करेगा, ओसोफेगस में मूवमेंट होती है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा या रोक देगा, कम कर देगा। भाई पेरिस्टालसिस क्यों करवाएगा, फूड जाती है तो मैं ओसोफेगस मूवमेंट करता है ना, ये ट्रैकिया को बढ़ा देगा, डायलेट करता है, जितना ज्यादा अंदर से सांस जाए। ये ओसोफेगस क्या करेगा, वहां पे खाना पहुंचाना है, खाना लेने देने काम है क्या, नहीं, आराम से क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक ट्रैकिया के डायलेशन में मदद करेगा। यानी ये सारा वो काम करेगा बच्चा जिससे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कोप अप करने में, उसे टैकल करने में मदद मिलेगा। ठीक है ना बच्चा, इस तरीके से याद रखिएगा। इमरजेंसी टर्म आए आप इमेजिन कर लेना कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। चलो जैसे आपको बोलूं छत से नीचे कूदे तो पहले गहरी सांस लेते हो ना, गहरी सांस लेते हो कि नहीं, एनर्जी मिले कम से कम, जोश आए, तब जाके फिर भी पीछे हो जाते हो। ये बच्चा हमारा क्या था, किडनी के बारे में यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कहानी था। ठीक है ना, एक बार मैं समराइज फिर से कर देता हूं। हार्मोन्स का नाम ले लेते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिकॉइड्स यानी बच्चा उसमें कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है ना, पहली बात एल्डोस्टेरोन को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करेगा बच्चा, हमारे बॉडी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और बच्चा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, पोटेशियम बॉडी से बाहर भेजेगा एंड फॉस्फेट आयन को बॉडी से बाहर भेजेगा। मेन काम तो यही है ना, पानी का रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से भी करवाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से भी करवाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब से भी करवाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्या था, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल। यह इरिथ्रोपोएसिस में भी मदद करेगा, हमारे बॉडी में क्या करेगा, ग्लूकोज बनवाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी को नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद करेगा। और क्या करेगा बच्चा, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अरे बोलो, ये सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे बच्चा, कॉर्टिसोल के हो गए। सेक्स कॉर्टिकॉइड क्या करवाएगा बच्चा, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाएगा एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इसे हम कॉमनली कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने में मदद करता है, इसलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं या 3F हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट। ठीक है ना बच्चा, चलो इतना मोटा मोटी याद रखोगे हो जाएगा। देखो पैनक्रियाज पे जाने से पहले मैं पैनक्रियाज का ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूं, फिर आपको यहां से बता देंगे। तो पैनक्रियाज में क्या क्या होता है बच्चा, पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बच्चा, मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा, इंडोक्राइन पार्ट भी है और कैसा पार्ट है बच्चा, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है ना, एक्सोक्राइन पार्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो कि कट गया है तो नहीं डिस्कस करेंगे। एंड इंडोक्राइन पार्ट बच्चा हम करंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इंडोक्राइन पार्ट बच्चा लगभग कितना होता है बच्चा, टोटल पैनक्रियाज का ओनली 1 से 2% होता है, 1 से बच्चा 2% ही होता है, यानी टोटल पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट 1 से 2% ही होता है, ठीक है ना। अब 1 से 2% जो पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उन सेल्स को क्या नाम देते हैं बच्चा, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम देते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम देते हैं। क्लियर है ना, क्या नाम दोगे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बच्चा लगभग 1 से 2 मिलियन होता है। कितना होता है बच्चा, 1 से 2 मिलियन होगा, यानी जितना परसेंटेज रहेगा उतना ही मिलियन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। याद रखने का तरीका इसी तरीके से मैंने याद कर रखा है। 1 से 2 मिलियन है, परसेंटेज बात करेंगे तो
1 से 2%। ये जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आप देख रहे हैं ना, ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बच्चा दो तरीके के सेल्स होते हैं। ये सेल्स है बच्चा, जैसे आपने बोला ना पैनक्रियाज, मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। तो जो इंडोक्राइन पार्ट है वह इंडोक्राइन पार्ट जिन सेल्स का बना हुआ है उसका नाम है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बच्चा आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग दो तरह के सेल्स मिलते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो तीसरा टाइप का भी सेल मिलता है बच्चा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। अल्फा सेल्स बच्चा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन। ठीक है ना बच्चा? और ये कुछ ग्रोथ फैक्टर से रिलीज करते हैं जो क्या करेगा बच्चा, ये हमारा क्या करेगा, इन दोनों के अल्फा और बीटा के एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। यानी अल्फा सेल्स जो होता है, बीटा सेल, सॉरी अल्फा सेल बोल रहा हूं, सॉरी गामा सेल्स जो होता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है ना? तो ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है बच्चा? हाइपरकैल्सेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन कौन सा है? अभी मेरे मुंह से निकला ना, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन कौन सा है? हाइपरकैल्सेमिक मतलब क्या है? कैल्शियम का लेवल को बढ़ाएगा। अब याद आया कुछ? कौन है? पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था ना। और हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, भाई ये पूरा याद करने वाले से नहीं याद करो तो कैसे? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। कल नहीं बोला है ये बात? थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? कैल्शियम को कम कर रहा है। पैराथार्मोन क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। पैराथार्मोन क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। सेम उसी तरीके से ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, शुगर लेवल को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इंसुलिन क्या कर रहा है? शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। और गामा सेल्स क्या कर रहा है? अल्फा और बीटा के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है ना बच्चा? अरे बोलो। तो अब वापस से बात करते हैं। अब देखो, आप खुद बताइएगा, आप अगर मैं बोला आपको बोला, आप अगर आप डॉक्टर होते तो आप क्या क्या सोच सकते थे? बॉडी में ग्लूकोज की लेवल की मात्रा को बढ़ाना है, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बॉडी में बढ़ाना है, तो कितने ऐसे तरीके जिनसे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकता है? वो सारा काम करेगा ग्लूकागॉन। बताओ। बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करना है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करना है, कैसे करोगे? ग्लूकोजिनेसिस, नया नया ग्लूकोज बनवाओगे। सही बात है, क्या करोगे आप? ग्लूकोजिनेसिस करवाओगे। हाँ, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाओगे, इससे भी ग्लूकोज बन रहा है। और क्या होगा? ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाओगे। हाँ, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएंगे, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। और बताइए, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है तो किसमें बनता है बच्चा? ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी इनसे भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, एंड ग्लाइकोजेनेसिस से भी ब्लड शुगर लेवल हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कोई तरीका बच्चा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का? है ना? जो सेल ग्लूकोज को ले रहा है अपने अंदर, यानी सेलुलर इनटेक ऑफ ग्लूकोज को इनहिबिट कर दो, सेल को ब्लड से ग्लूकोज लेने ही ना दो। तो क्या जब सेल ब्लड से ग्लूकोज नहीं लेगा तो क्या ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाएगी? तो इनहिबिट सेलुलर अपटेक, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जैसे इसने बोला ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस से रिलेटेड है क्या? अरे बोलो, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी लिपिड टूटेगा तभी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा ना, या प्रोटीन टूटेगा तभी तो चलेगा ना। सारा का सारा फंक्शन आगे देखिएगा, सब लिखा हुआ है। जैसे देखो, आ जाओ आगे, आ जाओ पीछे, पहले इस चीज को देख लेते हैं। अब देखो पैनक्रियाज में, क्या पैनक्रियाज हेटेरोग्राइन या कंपोजिट ग्लैंड है बच्चा? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है।
क्लियर है ना? कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट्स होता है। इसमें हम किस पे फोकस करने वाले बच्चा? इंडोक्राइन वाले पोर्शन पे बोलने वाले हैं। तो जिससे इंडोक्राइन पार्ट को क्या बुलाता है बच्चा? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं क्या? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की संख्या कितनी होती है बच्चा? देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन दिया हुआ है क्या? एंड परसेंटेज वाइज देखो भी तो वही दिया हुआ है, 1 to 2% ऑफ द पैनक्रिएटिक टिश्यू। कोई दिक्कत? कितने सेल्स के बने हुए बच्चा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स इन द आइसोलेट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। यानी अल्फा सेल ग्लूकागोन निकाल रहा है, बीटा सेल इंसुलिन निकाल रहा है ना? तीसरा टाइप का हार्मोन कौन सा है? गामा। वो क्या कर रहा है? अल्फा और बीटा के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आंसर देते हो ना, घर पे भी जाके तुरंत इसको पढ़ लोगे ना, और रात को एक बार सोने से पहले पढ़ लिए ना, देखना याद हो जाएगा। कल के नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन पूछाएगा, देखो कैसे जवाब निकलती है। तुम लोग एक बार सोचते हो गया, इतने से सफिशिएंट नहीं है। ग्लूकागोन क्या करेगा बच्चा, और इंसुलिन क्या करेगा? क्या ये दोनों मिल करके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन कर रहे हैं? इसलिए बोला गया है मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, यानी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना क्या कहलाता है? किसी एक नैरो जो रेंज है बच्चा, उसको में मेंटेन करना होमियोस्टेसिस कहलाता है। जैसे आपका टेम्परेचर का होमियोस्टेसिस हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, अगर वो होमियोस्टेसिस गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाओ एक एक करके हम देखते हैं। अब आ जाओ ग्लूकागोन का फंक्शन। आपने पढ़ा ना भी कि ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहा है। क्या इसे क्या बोल दिया आप? इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोल सकते हो क्या? अब जितनी सारी बात उसने बोला था, देखो इसने बोला ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू मेक ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन का टूटना होगा। ग्लाइकोजन स्टोर बनता कहाँ है बच्चा? लीवर सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो ये इन सेल्स पे, हेपेटोसाइट सेल्स पे एक्ट करेगा और उनमें जो स्टोर ग्लाइकोजन है उनको तोड़ेगा क्या? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। और दूसरा क्या है बच्चा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या इसने बोला? ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी क्या करेगा बच्चा? लाइपोलाइसिस करके लिपिड को फैटी एसिड्स में तोड़ेगा, ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, वो फैटी एसिड ग्लूकोज बनाएगा। प्रोटियोलाइसिस होगा, प्रोटियोलाइसिस से अमीनो एसिड्स बनेंगे, फिर वो अमीनो एसिड्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चा? रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी क्या कर रहा है? सेल को ग्लूकोज लेने से वो रोक रहा है। तो ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ गया क्या बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक में? तो आपको वो सारे फैक्टर पे विचार करना है जिनसे क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। वह सारा काम किसका रहेगा? ग्लूकागोन का रहेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। ब्लड शुगर लेवल क्या करेगा बच्चा? डिक्रीज करेगा। तो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? क्या क्या चीज करना पड़ेगा आपको? आप क्या क्या चीज सोच सकते हो जिससे ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम हो जाए? ब्लड शुगर लेवल कैसे कम करोगे? जैसे बढ़ाना था, 4-5 पॉइंट आपने बताया ना आप लोगों ने मिल करके, सर इन चीजों पे होगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। तो कैसे? अब ब्लड शुगर लेवल को कम करना है तो आप क्या क्या करोगे? सर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर दो। ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में करवा दो। ग्लाइकोजन नहीं, हाँ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दो। तो क्या ब्लड से शुगर की मात्रा कम हो गई? ग्लाइकोजन का मात्रा बढ़ गया। लीवर में चला गया वो ग्लूकोज, मसल्स में चला गया, एडिपोज टिश्यू में चला गया, वहां जाके स्टोर हो गया। लेकिन ब्लड से तो कम हो गया ना बच्चा। और क्या हो सकता है? सर ब्लड शुगर लेवल को कम करना है तो जो ब्लड में शुगर है उसको सेल के अंदर भेज दो फटाफट। सेल के अंदर तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, यानी फिर से क्या हो गया? ब्लड में शुगर की मात्रा कम गई क्या? यानी वो जो ब्लड में शुगर था किसके पास चला गया? सेल के पास चला गया। तो क्या हो गया बच्चा? इंक्रीज कर दिया क्या? इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। और क्या हो सकता है बच्चा?
ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप कर दो, इनहिबिट कर दो। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कर सकते हो, इनहिबिट कर सकते हो। नहीं सोच पा रहे हो, बोल सोच पा रहे हैं सर, बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। यानी इन सारी चीजों से क्या हो रहा है बच्चा, बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन तो कम ही हो रहा है ना। अब यही इसका क्या हो जाएगा, इंसुलिन का फंक्शन हो जाएगा। यही सब चीज क्या हो जाएगा बच्चा, इंसुलिन का फंक्शन हो जाएगा। वापस आ जाओ, देखो याद हो गया था ना। चलिए देखो अब फंक्शन इंसुलिन का देखो, इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है ना। तो ये हाइपो होगा या हाइपर होगा, हाइपो होगा, इसलिए बोल दिया गया बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर या हाइपोग्लाइसेमिक बोल दिया गया है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है देखो, इट एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। क्या करेगा, हिपैटोसाइट्स एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा और क्या करेगा बच्चा, उनसे उनमें ग्लूकोज को भेज देगा। और उनमें ग्लूकोज कैसे होगा बच्चा, स्टोर करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चा, स्टोर करवाएगा। किस फॉर्म में बच्चा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सारे ब्लड ग्लूकोज से ब्लड में से शुगर को निकाल लो, भेज दो लीवर के पास, भेज दो एडिपोज टिश्यू के पास, वहां जाकर वो स्टोर हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चा क्या बोला, इनहांसेड सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, यानी जो सेल है उनमें ग्लूकोज ज्यादा लेने की टेंडेंसी है। ठीक है ना, अरे बोलो और क्या हो सकता है, बाकी तो लिख दीजिए एन्यूट्रलाइजेशन। सो ब्लड ग्लूकोज रैपिडली मूव्स टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ये सारे ये तीनों फैक्टर क्या करवा रहा है बच्चा, ग्लाइकोजन बनवा रहा है और क्या कर रहा है, सारे के ब्लड शुगर से सेल ब्लड शुगर को कहां भेज दे रहा है, सेल के अंदर भेज दे रहा है। ओवरऑल ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा या घटा, घटा, इसलिए क्या बच्चा, थस ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। इसलिए क्या बोलते इस कंडीशन को, ग्लाइकोसेमिया। कोई दिक्कत बच्चा, अब देखो लिखा है ना, ग्लूकोज से क्या करेगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा। ग्लूकोज से क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है इस कंडीशन को क्या नाम देता है बच्चा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन आया हुआ है और एसिस मतलब बच्चा फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। कोई दिक्कत बहुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको मैं इसके पहले कुछ और पॉइंट में आपको ऐड करवाऊंगा, लिखना शुरू करो, कॉपी निकालो आप अपना, कुछ पॉइंट ऐड ऑन करो आप। जरा बताइए, देखो हमने जो इंसुलिन की बातें की बच्चा, हमने जो इंसुलिन की बातें की, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट पे क्या क्या फैक्टर शो कर रहा है बच्चा, सर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है सर, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लाइकोजन में बनवा दे रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है। हमने अलग अलग चीजें देखा ना, किस पे देखा, कार्बोहाइड्रेट पे देखा। इसका प्रोटीन पे और लिपिड पे क्या इफेक्ट होगा, इंसुलिन लिपिड पे क्या करता है, लिपिड को क्या करेगा ये, लिपिड को क्या करेगा ये लिखिएगा और लिखोगे पॉइंट, इट इंक्रीजेस द फैट अमाउंट, यानी लाइपोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, लाइपोजेनेसिस करवाएगा। इंसुलिन इंक्रीजेस द फैट अमाउंट, इंसुलिन इंक्रीजेस फैट अमाउंट, ठीक है ना। प्रोटीन पे क्या करेगा बच्चा, ये नए नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा। लिखिएगा, इंसुलिन स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। देखो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया ना, प्रोटीन पे क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा। तो एक्चुअली आप बताओ इंसुलिन काम कैसे कर रहा है, इंसुलिन ऐसा काम कैसे करता है कि शुगर को, जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको सेल के अंदर भेज देता है। याद करो आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखे हैं, GLUT4, ये GLUT4 की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। यानी GLUT4 की सेंसिटिविटी, जैसे ये मान लो सेल है बच्चा, ये क्या है हमारा, सेल है, ये क्या है बच्चा, हमारा सेल है। इस सेल में बच्चा हमारा GLUT4 लगा होता है। यहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, जुड़ेगा, इसको अंदर भेज देगा।
तो इंसुलिन एक्चुअली कर क्या रहा है, ये जो GLUT4 है ना, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दे रहा है, ये फटाफट ग्लूकोज को अंदर भेजेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। और कुछ पॉइंट ऐड करोगे क्या, लिखिएगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन काउजेस, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन काउजेस, अगर इंसुलिन कम रिलीज हुआ बच्चा तो क्या होगा, बताना जरा। इंसुलिन अगर बॉडी में कम रिलीज हुआ तो क्या होगा, हाँ, इंसुलिन अगर बॉडी में इंसुलिन का रिलीज कम हो रहा है तो क्या होने वाला है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा क्या, और देखो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो कीटो एसिडोसिस बन जाता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो, कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं, एक बार एक्यूमुलेट हो गया खत्म होने वाला नहीं है, समझ में आया। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ, क्या यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाएगा, शुगर यूरिन के थ्रू भी निकलेगा, बोलो। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो डायबिटिक पेशेंट यूरिनेशन जहाँ पे करता है तो चींटी लग जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि अब किडनी के थ्रू भी ब्लड शुगर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। समझ में आई बात, तो लिखिएगा बच्चा पहला, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, नाम सुने हो ना ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको GLYCO, ग्लाइकोसूरिया, SUREA। अरे बच्चों वहां पर लाइट ज्यादा आता है तो आप इधर आके बैठ जाओ ना, पीछे भी जगह है, कॉपीराइट थोड़ी है वो, आराम से एडजस्ट कर लो, क्यों अपना आंखों को इतना स्ट्रेन देना है। आगे, अगर ग्लूकोज की कमी रहेगी, सॉरी इंसुलिन की कमी रहेगी तो क्या हम हमेशा भूखा महसूस करेंगे, हमेशा हम भूखा महसूस करेंगे, इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो। खाना तो खा लोगे आप, लेकिन इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर इंसुलिन नहीं है इसकी सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी ही नहीं, यानी इसके आसपास ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहेंगे लेकिन इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन ने इसकी सेंसिटिविटी है नहीं, तो कम हो गया है। तो ये तो क्या मैसेज ब्रेन को भेजेगा सेल, भाई साहब भूख लगा हुआ है, तुम धनाधन धनाधन खाते जाओगे, ग्लूकोज तो लेवल बढ़ रहा है आपके बॉडी में बट सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमेशा आप क्या कैसा महसूस करोगे, स्टारवेशन वाली कंडीशन लगी रहेगी, हमेशा भूख लगा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा स्टारवेशन, स्टारवेशन, हाँ स्टारवेशन मतलब भूख लगना होता है भाई साहब। पर्यायवाची शब्द, कुछ पर्यायवाची शब्द होता है, स्टारवेशन। नेक्स्ट पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, प्यास लगना, प्यास बार बार पानी पियोगे आप, पॉलीडिप्सिया। हाँ थ्रस्ट, हाँ, तो आप लोग कोई थ्रस्ट मतलब प्यास लगना होता है। अब नॉर्मल से ज्यादा प्यास लग रहा है, वो पॉलीडिप्सिया, बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बारे कुछ नहीं दिया हुआ है, पॉलीडिप्सिया। एंड लास्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। हाँ कीटोन्यूरिया, क्योंकि अब कीटोन बॉडी बन गए हैं, एक्युमुलेशन होगा तो बॉडी से कीटोन बाहर आएगा, कीटोन्यूरिया यही। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अब देखो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीटली नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट होता है। अरे C6H12O6 है, कीटोन बनने के लिए क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड वही तो चाहिए, तो कीटोन में भेज देता है। और कीटोन हमारा बॉडी का ऑक्सीडेशन जब नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करेगा, तो आपको यूरिन में भी कीटोन मिलेगा। तो इसको बोला जाता है कीटोन्यूरिया या फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज।
या फिर इसी को बोल दो कीटोएसिडोसिस। क्या बोल देंगे इसे? कीटोएसिडोसिस। कीटोन बॉडीज, पर्सन की डेथ मालूम है इसी की वजह से होती है। इसी ये ऐसे थोड़ा नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट को नहीं मिलेगा, जिसके अंदर 350 400 लेवल ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ना, उसमें मिलता है। कीटोन बॉडी बोल दीजिए, कीटोएसिडोसिस, और या फिर बच्चा कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया इसीलिए बोला था बच्चा ना कि टाइम पे खाना खाया करो। क्यों बोलाता है? लगता है अरे सर अभी तो, अगर आज के डेट में मैं बता दे रहा हूँ, अगर आज के डेट में आपका शेड्यूल खराब है ना, खाने पीने कोई ढंग तरीका नहीं है ना, लिख करके ले लो। 40 से 45 साल के बाद नहीं ना डायबिटीज डिटेक्ट हो गया तो कहना। आजकल डायबिटीज का बढ़ा क्यों जा रहा है? हर लोग स्टूडेंट है पढ़ाई के पीछे, भाई साहब पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई के जैसा दिखावा करने में व्यस्त है। भाई बैग टांगे हर जगह घूम जा रहा है, जहां जा रहा पीछे बैग ही टांग के निकल जा रहा है। क्या भाई? तो आजकल सिग्निफिकेंस हो गया है, स्टूडेंट है तो बैग टांगेगा, है कि नहीं? दूसरी बात, जो भाई साहब वर्कर लोग हैं, काम करने वाले हैं, भाई साहब पैसा के पीछे भागे जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तभी तो बाइक में क्या हो रहा है, 35-40 साल के बाद डायबिटीज हो जा रहा है लोगों को, क्योंकि आपने क्या किया है, जवानी में पूरा गर्दा मचाया है, पूरा बॉडी को ये किया है। तो फिर तुम, इसीलिए मालूम है क्या बच्चा, इन सबको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए तो बोला जाता है। आप हुआ नहीं है, आपने खुद अपना जीवन दिनचर्या इतना गंदा रखा कि हो गया। इसीलिए मालूम है, कभी भी बता दे रहा हूं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। भाई साहब रात का बासी रोटी ही खा के आओ, लेकिन खा करके आओ। बासी रोटी खाने से कौन बीमार हो जाता है भाई? ऐसा नहीं होता है। अब हॉस्टल पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। घर में होने पे तो जब छोटे थे तो मम्मी कहती थी, लेट होता था कि रात का बच्चा हो 1-2 रोटी खा के चले जाओ, खा के चले जाते थे लोग। अब हॉस्टल पे हम नहीं कह सकते कि हॉस्टल में कौन सा क्या हो, नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जो होती है ना, मैक्सिमम उसी से डिसाइड होती है। इम्यूनिटी मैक्सिमम उसी से डिसाइड होती है। इसलिए कहीं मूवी वगैरह में देखते हो, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हमारा जैसा ब्रेकफास्ट नहीं होता है, रोटी सब्जी ये सब नहीं होता है। उन लोग मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में होता है फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट होता है इम्यूनिटी डिसाइड करता है, और दोपहर का खाना आपका बॉडी का बिल्डअप, बॉडी पावर डिसाइड करता है। भाई साहब हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच में बस क्वांटिटी का अंतर होता है। सुबह में थोड़ा कम खाएंगे, दोपहर में उसी चीज को थोड़ा ज्यादा में खाएंगे वही चीज। समझ में आ रही है ना बात? अब चलो बच्चा, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन का, क्योंकि देखो डायबिटीज मेलाइटिस तो हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले छोटी मोटी चीजें जो उनसे हो रही हैं उनसे बात। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या है? शुगर लेवल बढ़ कैसे जाएगा भाई साहब, इंसुलिन ज्यादा है? अगर सुनो, अरे भाई साहब तुम्हारी मुस्कान तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, यूं ही हर जगह मत मुस्कुरा दिया करना, मुसीबत में आ जाओगे। किसी को तुम्हारी मुस्कान पसंद आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चा। आगे चलो मेरी बात सुनो, देखो अगर आप में बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो क्या होने वाला है? सुनो बात नहीं, देखो मसला की बात की जा रही है। देखो इंसुलिन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ गया ना, तो आप कोमा की कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल क्या करेगा? ब्रेन के पास इंसुलिन नहीं जाने देगा, आई के पास इंसुलिन नहीं जाने दे सकता है, हार्ट के पास ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज नहीं जाने देगा, तो आप कोमा की कंडीशन में जा सकते हैं। क्योंकि क्या किया? ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन कर दिया ना बच्चा। देखते हो जब भूखे रहते हो तो कहते हो सर चक्कर दे रहा है, थोड़ा सा आंख भारी भारी लग रहा है, करके देखो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जितना जाना चाहिए ग्लूकोज उतनी जा नहीं रही है। समझ में आई बात ना बच्चा? तो इनमें कोमा वाला कंडीशन भी आ सकता है। समझ में आई? तो लिखोगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कैन काउज लॉस ऑफ आईसाइट, क्योंकि सारा का सारा इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कहां चला जाएगा बच्चा? मसल्स में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा स्टोर होने के लिए। तो आई के पास तो गया ही नहीं, कम गया, तो लॉस ऑफ आई साइट भी हो सकता है। लॉस ऑफ आई साइट, लॉस ऑफ
आईसाइट। और क्या हो सकता है बच्चा, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, ब्रेन क्या कर सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, तो लिख सकते हैं अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस and even lead to death, and even lead to death, and even lead to death। हम स्पीचलेस हो जाते हैं तुम लोग सामने कुछ ऐसे बातें बोल देते हो तो। एंड इवन लीड टू डेथ, क्या, हाँ फॉरेन कंट्रीज नहीं हो, फॉरेन, इंग्लैंड, यूरोप, यूएसए से ड्रॉप आउट किया गया, बांध के ला गया हेलीकॉप्टर में, यहाँ छोड़ दिया गया, गिरा दिया गया है। देखो अब लिखोगे बच्चा टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप ऑफ डायबिटीज पढ़ते हैं। टाइप ऑफ डायबिटीज, दो तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड बच्चा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। आप लोग पूरा एक्सपेंड करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या अंतर है बच्चा? इन्हीं में से एक को बोला था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या अंतर है? सब आप पढ़ रखे हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में जो डिसऑर्डर होता है ना टाइप 1 वाला होता है, लिख लेना इसमें इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज में लिखेगा। बच्चों में जनरली डिसऑर्डर होता है वो टाइप 1 होता है। हमारे घरों में जो मिलता है ना टाइप 2 मिलता है, लिखेगा इसमें क्या होता है। इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसी को बोला जाता है बच्चा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या सिंपली बोल दो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, सिंपली डीएम कर देना उसको। इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट diabetes mellitus। Next one, in this case insulin is not synthesized, हाँ बनता ही नहीं है, तभी तो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है ना। In this case insulin is not synthesized in body, in this case insulin is not synthesized in body and it is mostly seen in infant या children, it is mostly seen in children। देखते हो, अच्छा पहले लिख रहे हो, लिख लो। and it is mostly seen in children। देखो जिन बच्चों होता है तो अपने साथ में छोटा सा पोर्टेबल फ्रीजर टाइप लेके चलते हैं, एक्चुअली उनमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेके चल रहे होते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन, क्योंकि उनके बॉडी में क्या है, इंसुलिन बन ही नहीं रही है। हाँ बार बार उन्हें इंसुलिन लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा इंसुलिन। क्यों भाई, बड़े होने पे क्या बनना शुरू हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। आगे लिखोगे सेकंड टाइप इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, एक छोटा सा फ्रीजर टाइप का बॉक्स लेके चलते हैं, वो अपने साथ हमेशा कैरी ऑन करते हैं। इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में लिखेगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में लिखेगा टाइप 2 में लिखेगा इट इज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, इट इज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। टाइप 2 वाला कैसा है बच्चा? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें आगे लिखेगा इट इज ड्यू टू, इसमें मालूम है बच्चा हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनता है लेकिन GLUT4 इनसेंसिटिव हो जाता है इंसुलिन के लिए। समझ में आई बात? यानी इंसुलिन GLUT4 क्या हो गया? इनसेंसिटिव हो गया। तो GLUT4 इनसेंसिटिव हो गया तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं। क्या? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर लिखेगा इसमें आगे, इट इज ड्यू टू इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, इट इज ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ GLUT4, it is due to insensitivity of GLUT4 receptor, GLUT4
रिसेप्टर, ठीक है ना बच्चा। इसीलिए तो आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हो, हाई डोज कर रहे हो, तब जाकर क्या हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है। जैसे आपको बचपन में एक दो झापड़ पड़ता था तो रोते थे, झापड़ देख के रोते थे, धीरे धीरे जैसे बड़े होते चले गए, दो तीन झापड़ों में कोई दिक्कत नहीं होता है नहीं। हाँ, आप अच्छे बच्चे हो, है कि नहीं बच्चा। तो ये क्या हुआ, मतलब सेंसिटिविटी क्या हो गई इसकी, बढ़ गई है। अब हाई चाहिए, हाई डोज चाहिए, तब जाकर अपना ये काम करेगा। इसीलिए जो भी देखना पर्सन जो डायबिटीज मेलाइटिस है यानी टाइप 2 वाला है, वो खाने के पहले ना आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले इंजेक्शन ले लेगा या मेडिसिन ले लेगा। वो खाना खाने के पहले ही ले लेगा वो, ताकि वो जाके बॉडी में डिजोल्व में फैल जाए। अब जब आप खाना खाओ तो जो शुगर लेवल बढ़ेगा उसको अंदर सेल के अंदर भेज देगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बताओ बच्चा, कितने तरह का डायबिटीज मेलाइटिस, कौन से, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, और दूसरा क्या है बच्चा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। टाइप 1 ऑटो इम्यून है, बच्चों में देखा जाता है। टाइप 2 लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। चलिए हाँ देखोगे तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है बच्चा, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, यानी ब्लड हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बच्चा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इसका क्या क्या हो सकता है बच्चा, क्या लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, बोलो पॉलीयूरिया, बोलो पॉलीयूरिया, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज, अरे बोलो, एंड ट्रीटमेंट इज इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। देखो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, समझ में आई बात बच्चा, कोई दिक्कत। तो बच्चा यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन होता है पैनक्रियाज तक में कंप्लीट। इसके आगे हम अभी